दोस्तों, निठारी हत्याकांड एक ऐसा सच है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बच्चों की रहस्यमयी गुमशुदगी के पीछे वो खौफनाक खुलासे जिन पर यकीन करना मुश्किल था। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसको जानने के बाद आत्मा कांप जाती है। बात है 2006 की, जब नोएडा के एक शांत से मोहल्ले में एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कौन इन बच्चों को अगवा कर रहा है। फिर पुलिस को उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े और क्या है कहानी के पीछे का राज, आइए जानते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को घसीटकर एक सुनसान से इलाके में लेकर जा रहा था और वहां जाकर वो उसका गला काट देता है। अब ये आदमी कौन है और इसने लड़की को क्यों मारा, ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी जिसका नाम महेंद्र ओबरॉय है अपनी काली फॉर्च्यूनर में अपने घर आता है और हॉर्न बजाकर अपने नौकर जग्गी को बुलाता है ताकि वो दरवाजा खोल सके। फिर जग्गी वहां पर भागता हुआ आता है और दरवाजा खोल देता है। तभी कार में से उसका मालिक उतरता है जो कि शीना नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ लेकर आया था। फिर वो जग्गी को डांटता है कि तूने दरवाजा खोल कर क्यों नहीं रखा। जग्गी कहता है, साहब आपके लिए गोश्त काट रहा था। फिर महेंद्र ओबरॉय उसे और डांटता है कि अभी तक तू काट रहा था, इसका मतलब अब तक तूने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। फिर शीना कहती है, इसे मत डांटो, और फिर वो महेंद्र को अंदर ले जाती है। अंदर जाकर वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। फिर महेंद्र जग्गी से पूछता है कि आज खाने में क्या बनाया है। जग्गी कहता है, साहब गोश्त बना रहा हूँ। फिर महेंद्र कहता है, जा जाकर जल्दी लेकर आ। फिर जग्गी खाना बनाने के लिए चला जाता है और महेंद्र शीना के साथ रोमांस करने लगता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर जग्गी भी आ जाता है और छुप छुप कर अपने मालिक को देखने लगता है। ये सब देखकर उसका भी मन करने लगता है कि वो भी अपनी जवानी के मजे लूटे, लेकिन गरीबी नाम का एक ताला उसके लंगोट पर लगा हुआ था जो उसको कुछ भी करने नहीं देता। तभी अगले दिन सुबह निठारी पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और सब इंस्पेक्टर मनोज फोन उठाकर अपने साहब को दे देता है। फिर पूछने पर उन्हें पता चलता है कि बंगला नंबर H5 के पीछे नाले में कुछ मानव अवशेष मिले हैं। फिर पुलिस जल्दी ही उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। फिर इंस्पेक्टर सोहम वहां पर आता है और पूछता है, फोन किसने किया था। तभी एक सफाई कर्मचारी कहता है, साहब हमने किया था, ये देखो नाले में से क्या मिला है। फिर इंस्पेक्टर उसको अच्छे से देखता है और कहता है, ये तो किसी जानवर का पैर है, तुम लोगों ने खामखा हंगामा मचा रखा है, चलो जाओ यहाँ से। फिर एक आदमी कहता है, कौन से जानवर के पाँव में 5 उंगलियां होती है। फिर इंस्पेक्टर उसको धक्का देकर कहता है, ज्यादा नेता मत बन। फिर एक और आदमी आगे आता है और कहता है कि आप लोगों को तो जूते से मारना चाहिए, हमने कितनी बार आपको फोन करके कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन आप लोगों ने एक भी बार सुनाई नहीं की। फिर इंस्पेक्टर उसको पीटने लगता है। ये सब देखकर वहाँ की भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस पर हावी हो जाती है। फिर पुलिस वालों को वहाँ से जाना पड़ता है। उस समय जग्गी भी अपने घर की छत से ये सारा तमाशा देख रहा था। फिर निठारी की जनता प्रोटेस्ट पर उतर आती है और पुलिस स्टेशन में जाकर तोड़ फोड़ करने लगती है, लेकिन पुलिस वाले स्टेशन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर वो अपनी हेल्प के लिए कंट्रोल रूम में फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से लोगों ने फोन की तार भी काट दी थी। फिर इंस्पेक्टर अपने मोबाइल से कंट्रोल रूम में फोन लगाता है और हेल्प भेजने के लिए कहता है। अब ये सारा मामला हाईलाइट हो जाता है, इसलिए सरकार को इस पर कार्रवाई करनी ही पड़ती है। फिर फोरेंसिक वाले वहां पर आकर वहां जितने भी मानव अवशेष मिलते हैं उन सब को अपने साथ ले जाते हैं। अब ये मामला जैसे ही मीडिया के पास जाता है तो ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि अब तक इस इलाके के 17 बच्चे गायब हो चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस वालों ने इस पर एक भी एक्शन नहीं लिया। फिर जिन परिवारों के बच्चे गायब हुए थे उनसे बात करने पर पता चलता है कि किसी की 4 साल की बच्ची गायब हुई है तो किसी की 19 साल की। समय समय पर यहाँ किसी का हाथ मिला तो किसी का पैर, लेकिन हर बार पुलिस वालों ने इन कंप्लेंट्स करने वालों को ही डांट दिया। अब ये मामला होम मिनिस्टर के पास भी पहुंच जाता है। फिर वो कमिश्नर को बुलाकर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इस केस की पल पल की खबर मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे विधानसभा में जवाब भी देना है। अगले सीन में हम देखते हैं महेंद्र ओबरॉय की फैमिली जब टीवी में न्यूज देख रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि शाम 4 बजे महेंद्र ओबरॉय को उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उनके बंगले के पीछे ही ये मानव अवशेष मिले थे। फिर होम मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और बताते हैं कि निठारी मामले में सरकार ने बहुत ही सख्त एक्शन लिए हैं। हमने वहां के एसपी इंस्पेक्टर सोहम, सब इंस्पेक्टर मनोज और इनके अलावा 4 और अन्य लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
और इसके अलावा हमने एक SIT की टीम भी गठित करने का फैसला किया है, जो इस मुद्दे को गहराई से जांच करके अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को देगी। अगले सीन में हम एक विक्रम महालिंगम नाम के SIT ऑफिसर को देखते हैं, जो एक नंबर का रिश्वतखोर है, लेकिन वो अपने इस काम को टैलेंट समझता है। तभी उसको इस केस के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि SIT का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी विशेष जांच दल। फिर अगले ही दिन विक्रम महालिंगम निठारी पहुंच जाता है। तभी कमिश्नर साहब विक्रम को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये केस तुम्हें क्यों दे, मुझे कोई सॉलिड सा रीजन बताओ। मैंने सुना है तुम एक ऐसे करप्ट पुलिस वाले हो जो विक्टिम से ही पैसे खा लेते हो। फिर विक्रम कहता है, सर करप्ट मत बोलिए, मैं तो अपने टैलेंट की फीस लेता हूँ। फिर कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये रही फाइल, इस बार मामला बच्चों का है, तुम्हारी थोड़ी सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। फिर विक्रम कहता है, सर मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। फिर जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो निठारी के लोग उनको बाहर ही रोक लेते हैं। फिर विक्रम उन सब को आश्वासन देता है कि मैं अभी अभी आया हूँ, आप लोग जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। फिर जब वो अंदर जाने लगता है तो एक रिपोर्टर सवाल पूछती है, जो कि उसकी बेटी ही थी, कि आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर क्या आपका इस केस में होना सही है। ये बात सुनकर विक्रम उन सबको अंदर बुलाता है और कहता है कि मैं आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ और अब की बार ये केस सॉल्व करके ही मैं तुम सबके सवालों का जवाब दूंगा। फिर पुलिस स्टेशन में जाकर विक्रम पूरे स्टाफ से सवाल करता है कि पिछले 1.5 साल में 17 बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट आई है, क्या कोई बताएगा कि कितने सॉल्व हुए। फिर एक पुलिस वाला बताता है कि हमने रूपा नाम की लड़की का एक केस सॉल्व किया है और उसके कातिल डॉक्टर को जेल में भी भिजवाया है। फिर विक्रम कहता है कि पहली मिसिंग कंप्लेंट पायल की थी, उसकी छानबीन कहां तक पहुंची। फिर पुलिस वाला कहता है कि मैंने पता किया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। यहां से लेकर दिल्ली तक रेड लाइट एरिया में भी उसके बारे में पता करने की कोशिश की, आसपास के थानों में भी इन्फॉर्म किया, उसके बाप को जिस पर शक था उसकी भी तलाशी ली, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला सर। फिर विक्रम उस केस की फाइल को चाय और समोसे के ऊपर झाड़ देता है और कहता है, लो पियो चाय, ये स्वाद तुम्हारे निकम्मेपन का है, इस सबक को तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फिर वो मयंक को यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगाने के लिए कहता है और कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे भूतिया ही दिख रहे हैं, कम से कम खुद की ही शक्ल देख लूंगा। फिर विक्रम खुद ही फाइल चेक करने के लिए बैठ जाता है और उसे एक नया नाम मिलता है, किशन लाल। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। फोन पर जो भी आदमी था वो उसे बंगला नंबर H5 में आने के लिए कहता है। फिर उसका बाप किशन लाल पूछता है कि तुम इतनी रात को कहां जा रही हो। फिर वो लड़की अपने बाबा को समझाती है कि मुझे कॉल सेंटर के लिए काम मिला है, वहां शायद नाइट ड्यूटी ही करनी पड़ेगी, मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है और ये वो समय था जब पुलिस वाले महेंद्र ओबरॉय और जग्गी को ढूंढने में लगे थे। तभी हम देखते हैं कि पायल का पिता पुलिस वालों को बताता है कि जिस रात पायल घर से गई थी तो वो रात भर घर नहीं लौटी। फिर अगली सुबह मैं H5 बंगले में गया और वहां जाकर महेंद्र ओबरॉय से अपनी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन वो बोला कि मैं किसी पायल को नहीं जानता। फिर उसने अपने नौकर जग्गी को कहकर मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। उसके बाद मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में गया, लेकिन सब इंस्पेक्टर मनोज बोला कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। फिर जब उसने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं इंस्पेक्टर सोहम के पास गया। फिर उन्होंने सब इंस्पेक्टर को डांटा और मुझे कंप्लेंट लिखने के लिए अंदर ले गए। फिर कंप्लेंट लिखते वक्त उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे किसी पर शक है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे H5 बंगले वाले पर शक है। फिर इंस्पेक्टर बोला कि मैं उनसे खुद पूछताछ कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटी का फिगर कैसा था और उसने अंडरगारमेंट्स किस कलर के पहने थे। फिर वो मुझसे मेरी बेटी का साइज पूछने लगा। फिर मैंने उन्हें कहा कि साहब आप ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वो मेरी बेटी है। फिर वो इंस्पेक्टर गुस्से में बोला कि जा अपने आप ढूंढ ले। फिर मैंने उन्हें मजबूरी में कहा कि आप जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर इंस्पेक्टर हाथ से इशारे करके पूछने लगा कि उसका सीना कितना बड़ा है और उसकी कमर का साइज क्या है। चल मान ले मैं उसे ढूंढकर ले भी आया, तो क्या तू उसको एक रात के लिए मेरे पास भेजेगा? फिर जब मैंने उन्हें कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और बोले कि जरूर तूने खुद ही उसे कहीं पर बेच दिया होगा और फंसाने चला है महेंद्र ओबरॉय को। फिर उन्होंने मुझे मारपीट करके वहां से भगा दिया। फिर साहब मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुझे जांच के ऑर्डर लाने में साल भर लग गया। ये बात सुनकर विक्रम का माथा खराब हो जाता है। फिर पायल के पिता बताते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर लेकर जब मैं इंस्पेक्टर के पास गया
तो इंस्पेक्टर बोले कि इस लेटर को बत्ती बनाकर अंदर डाल ले, क्योंकि पुलिस उसी लेटर पर एक्शन लेती है जो कोर्ट से सीधा पुलिस स्टेशन में आए। तेरे लेटर लाकर देने से कुछ नहीं होगा, चल भाग यहाँ से। लेकिन तभी उनके पास उनके सीनियर का फोन आया और वो बोले कि मुझे कोर्ट का ऑर्डर आया है, अभी की अभी इसकी कंप्लेंट नोट कर और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज करवा। फिर इंस्पेक्टर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मान गया। उसके बाद इंस्पेक्टर गया महेंद्र ओबरॉय के घर। जब वो घर के अंदर गया तो उस समय ओबरॉय किसी और लड़की के साथ था। फिर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। तलाशी लेते वक्त हवलदार पांडे ने देखा कि घर के पीछे नाले में बहुत सारी थैलियां पड़ी है जो कि बिल्कुल सेम है। फिर उसने ये बात इंस्पेक्टर को बताई और कहा कि क्या हम पीछे जाकर उन थैलियों को चेक कर लें। लेकिन इंस्पेक्टर बोला कि हमारे पास घर की तलाशी लेने के ऑर्डर है, इसलिए तलाशी लो और चलो यहाँ से। इतने में वहाँ पर जग्गी भी आ जाता है जिसके हाथ में एक शराब की पेटी थी। वो बोला कि साहब ने आपके लिए भेजी है। फिर इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को फोन करके बता दिया कि घर की तलाशी लेने पर हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर इंस्पेक्टर ने वो दारू की पेटी अपनी कार में रखवाई और वहाँ से चला गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। लंच करते वक्त विक्रम मयंक को कहता है कि इतना बेवकूफ इंस्पेक्टर था कि एक यंग लेडी गायब हो गई और फिर भी उसने कंप्लेंट नहीं लिखी। मयंक कहता है सर, या तो इसे उसकी लापरवाही कह लो या फिर अंदर से सेटिंग हो गई थी। फिर विक्रम महेंद्र ओबरॉय और उसके नौकर के बारे में पूछता है। मयंक बताता है कि उनके घर पर ताला लगा है और फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। ओबरॉय के घर वालों से बात की तो वो बोले कि 3-4 दिन से हमारी उससे कोई भी बात नहीं हुई। फिर विक्रम कहता है अपनी टीम तैयार करो, हम आज रात ही कार्रवाई करेंगे। फिर रात को वो सभी पुलिस वाले महेंद्र ओबरॉय के घर पर जाते हैं। उस समय घर पर कोई भी नहीं था। फिर वो लोग घर के चप्पे चप्पे को अच्छे से चेक करते हैं। तभी उन्हें वहां पर दीवारों पर कुछ खून के धब्बे, एक लैपटॉप और कुछ MMS वीडियो भी मिलती है। तभी मयंक वहां पर आता है और एक लड़की की ड्रेस दिखाता है जिसके ऊपर खून के धब्बे लगे थे। उसको देखकर विक्रम कहता है कि जल्दी फोरेंसिक को बुलाओ और इस घर को सील कर दो। फिर विक्रम महेंद्र ओबरॉय की फैमिली से मिलने जाता है। महेंद्र की वाइफ बताती है कि मैंने आज तक उनको कभी भी कोई गलत काम नहीं करते देखा, मेरे हस्बैंड तो धर्मात्मा है। फिर महेंद्र का बेटा कहता है कि मेरे पापा ने तो आज तक मुझे एक थप्पड़ भी नहीं मारा, फिर वो कैसे किसी की जान ले सकते हैं। फिर विक्रम जग्गी के बारे में पूछता है। महेंद्र का बेटा बताता है कि जग्गी तो साधारण सा दिखने वाला एक शरीफ आदमी लगता है, उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन फोन तो उसका भी बंद बता रहा है। फिर विक्रम ऑर्डर देता है कि इन दोनों के फोन ले लो और अच्छे से चेक करो, इनके सभी रिश्तेदारों के नंबर भी निकलवा लो। तभी मयंक वहां पर आता है और बताता है कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। फिर फोरेंसिक डॉक्टर कुछ फुटेज के साथ पूरी डिटेल से बताता है कि H5 बंगले के पीछे जो मानव अवशेष मिले हैं वो किस किस के हैं और कब कब उनको मारा गया। किसी को 9 महीने पहले मारा गया तो किसी को 6 महीने पहले। ये सभी बॉडी पार्ट्स 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के थे और उनके साथ एक 21 साल की लड़की की हड्डियां भी मिली है। कुल मिलाकर हमें वहां पर 13 लोगों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। फिर मयंक पूछता है कि गुमशुदा की रिपोर्ट तो 17 लोगों की आई थी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये आप लोग जानो। और हाँ, एक और खास बात पता चली है कि जितने भी लोगों के पार्ट्स मिले हैं वो या तो अपर बॉडी के हैं या फिर लोअर बॉडी के। बीच के धड़ का एक भी पार्ट नहीं मिला। इन सबको एक ही हथियार से काटा गया है। फिर मयंक कहता है कि एक ऐसा ही हथियार हमें महेंद्र के घर में भी बरामद हुआ है। फिर विक्रम मयंक को ऑर्डर देता है कि जिस जिसके घर के मेंबर गायब हुए हैं उन सबको बुलाओ और DNA टेस्ट करवाओ, ताकि हमें पता चले कि ये बॉडी पार्ट्स किन किन के बच्चों के हैं। फिर रात को विक्रम और मयंक ओबरॉय के घर में से मिली MMS वीडियो को ओपन करके देखते हैं। तभी उनके सामने पायल की वीडियो आ जाती है। फिर विक्रम कहता है इस वीडियो की डेट पता करो और देखो कि ये वही लड़की है ना। फिर मयंक अच्छे से चेक करके बताता है कि ये पायल ही है। इसका मतलब उसका बाप सच बोल रहा था। फिर मयंक बताता है कि सर, लड़की के जाने के बाद भी महेंद्र रूम से बाहर नहीं गया, बल्कि वो यहीं बेड पर ही सो गया। फिर विक्रम कहता है कि गायब होने से पहले इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। तभी महेंद्र की वाइफ का फोन बजता है। फिर पुलिस वाले फोन को टैप करके उस फोन को उसकी वाइफ से ही उठवाते हैं, जो कि उस समय पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थी। वो फोन महेंद्र का था और पुलिस वाले महेंद्र की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। फिर सभी पुलिस वाले वहां पर जाकर महेंद्र को धर दबोचते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले आते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में ले जाकर धुलाई करने के बाद भी महेंद्र ओबरॉय कुछ भी कबूल नहीं करता और कहता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं तो उस घर में हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही जाया करता था, वो भी अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए। वहां जाने से पहले और वापस आने के बाद वहां पर क्या होता था मुझे कुछ भी नहीं पता।
फिर मयंक उसको पायल की फोटो दिखाकर पूछता है कि इसके बारे में बता। महेंद्र कहता है कि उस रात मुझे बहुत जोर से तलब लगी थी। फिर मैंने एक दलाल को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि सभी लड़कियां बुक है। फिर मेरा नौकर जग्गी बोला कि सर मैं एक लड़की को जानता हूँ, क्या मैं उसे बुला लूं? जवान है और 5,000 रुपए लेगी। फिर मैंने सोचा कि 5,000 में तो कचरा ही मिलेगा, लेकिन तलब जो लगी थी मैंने उसे बुला लिया। फिर कुछ देर बाद जग्गी उसको लेकर घर आ गया। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जब पायल महेंद्र ओबरॉय के पास जाती है तो काम खत्म होने के बाद महेंद्र कहता है कि तुम्हारे पैसे जग्गी के पास पड़े हैं, जाओ जाकर ले लो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। विक्रम महालिंगम महेंद्र से पूछता है कि जब पायल का बाप तुमसे अपनी बेटी के बारे में पूछने आया तो तुमने उसे झूठ क्यों बोला? महेंद्र कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि उस लड़की का नाम पायल है। मैंने तो जग्गी से पूछा था कि ये पायल कौन है, वो भी बोला कि मुझे नहीं पता। फिर विक्रम पूछता है कि तुम्हारा नौकर जग्गी कहाँ है? महेंद्र कहता है कि मैं तो खुद उसको कब से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। फिर विक्रम महेंद्र से उसके नौकर का एड्रेस मांगता है, लेकिन महेंद्र मना कर देता है। फिर विक्रम कहता है कि जब तक तू उसका एड्रेस नहीं बताएगा मैं तुझे इस कुर्सी से उठने नहीं दूंगा, तेरा हगना मूतना इसी कुर्सी पर होगा। फिर कुछ देर बाद एक कांस्टेबल विक्रम के पास आता है और बताता है कि जग्गी बार बार किसी को फोन लगाता है और बात होने के बाद फोन स्विच ऑफ कर देता है। उसकी लास्ट लोकेशन नैनीताल के पास से ट्रेस हुई है। फिर पूछने पर हवलदार बताता है कि वो खालिद नाम की किसी मटन शॉप पर फोन लगाता है। फिर विक्रम अपने साथियों के साथ खालिद मटन शॉप पर पहुंच जाता है और जग्गी की फोटो दिखाकर उसका एड्रेस पूछता है। एड्रेस पूछने पर खालिद भी बिना उनसे कोई सवाल जवाब किए जग्गी का एड्रेस बता देता है। फिर विक्रम अपने 2 हवलदारों को कहता है कि तुम दूसरी साइड से जाओ ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो पकड़ा जाए, और खुद उसके घर पर जाकर उसके बाप से पूछता है कि बताओ जग्गी कहाँ है। उसका बाप कहता है वो तो अंदर ही है, लेकिन बात क्या है? फिर पुलिस वाले बिना उनकी बात का कोई जवाब दिए घर का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर जैसे ही जग्गी दरवाजा खोलता है पुलिस वाले उसको धर दबोचते हैं। फिर विक्रम उसके बाप को कहता है आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन तभी मौका देखकर जग्गी वहां से भाग निकलता है। फिर वो पुलिस वाले काफी देर तक उसका पीछा करते हैं, लेकिन जग्गी नदी में कूद जाता है। फिर वो पुलिस वाले भी नदी में कूदकर उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। फिर थाने में जग्गी की पिस्तौल के साथ वेट बांधकर उसको टॉर्चर किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जुबान नहीं खोलता। तभी विक्रम महेंद्र के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा नौकर सरकारी गवाह बन गया है, बोल रहा है कि ये सब कुछ तुमने करवाया है। ये बात सुनकर महेंद्र गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो बकवास कर रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे घर के आसपास क्या हो रहा है। फिर विक्रम कहता है कि सवाल ये नहीं कि तुम्हारे घर के आसपास क्या हो रहा था, सवाल ये है कि तुम्हारे घर की किचन के अंदर क्या हो रहा था। तुम्हारी किचन में चाकू मिला है जिससे कई लोगों को काटा गया है, और इसके अलावा एक गायब हुई लड़की की फ्रॉक भी मिली है। फिर महेंद्र धमकियों पर उतर आता है और कहता है कि मैं तुम सब की वर्दियां उतरवा दूंगा। फिर विक्रम उसको पकड़कर कहता है कि चौधरी कुल्फी लेकर आ और डाल साले के पिछवाड़े में। दूसरी तरफ जग्गी पुलिस वालों के सामने मिन्नतें करता है, कृपा करके मुझे छोड़ दो, आप जो कहोगे मैं सब कुछ बता दूंगा। फिर पुलिस वाला पूछता है कि सुबह 4:30 बजे जब पायल तुम्हारे साहब के रूम से बाहर आई तो फिर वो कहाँ गई? फिर जग्गी कहता है साहब वो पैसे लेकर चली गई थी। फिर पुलिस वाला पूछता है कि जिस लड़की की फ्रॉक तुम्हारी किचन से खून से सनी हुई मिली है वो कहाँ है? जग्गी कहता है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ विक्रम महेंद्र को पीछे से कुल्फी खिलाता है और फिर हवलदार को कहता है कि कल इसको कोर्ट में पेश करना है, कहीं से भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इसकी ठुकाई की है। फिर अगले दिन सुबह विक्रम की जर्नलिस्ट बेटी विक्रम से पूछती है कि क्या ये केस ह्यूमन ऑर्गन्स का है या फिर कोई रेप का मामला है। फिर विक्रम कहता है कि ये सवाल मेरी बेटी पूछ रही है या फिर एक जर्नलिस्ट। फिर उसकी बेटी कहती है पापा प्लीज आप अपना वो टैलेंट यहाँ पर मत दिखाना, वरना 13 बच्चों के माँ बाप की हाय लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद जब विक्रम दोनों गुनहगारों को कोर्ट में लेकर जाता है तो उनका वकील कहता है कि मैं 15 दिन का रिमांड तो दिला ही दूंगा। तभी वहाँ पर शीला नाम की एक लेडी वकील आती है जिसको देखकर उन सब का चेहरा उतर जाता है। फिर वो जग्गी को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाना। फिर वो जग्गी को वकालतनामा पर साइन करने के लिए कहती है। फिर महेंद्र ओबरॉय का वकील जज साहब के सामने दलील पेश करता है
कि महेंद्र के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है और महेंद्र को कुछ मेडिकल इश्यूज भी हैं, इसलिए उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। फिर लेडी वकील भी जज के सामने अपनी दलील पेश करती है कि जग्गी को कुछ लोगों को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसके खिलाफ भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले। जग्गी अपने घर का कमाने वाला इकलौता आदमी है, इसलिए मैं भी उसकी जमानत की मांग करती हूँ। फिर एसआईटी का वकील कहता है, जज साहब, महेंद्र ओबरॉय के घर के अंदर और घर के बाहर बैक साइड नाले में से जितने भी सबूत मिले हैं उन सभी की रिपोर्ट आपकी टेबल पर है, इसलिए हम इन दोनों को 15 दिन तक रिमांड पर लेने की परमिशन चाहते हैं ताकि सच का पता लगाया जा सके। फिर जज साहब रिपोर्ट को अच्छे से चेक करते हैं और ये फैसला सुनाते हैं कि महेंद्र ओबरॉय और जग्गी दोनों को 15 दिन के रिमांड पर लिया जाए ताकि सच सबके सामने आ सके। फिर टीवी में न्यूज आती है कि जिन 13 बच्चों के डीएनए रिपोर्ट आई थी उन सब के घरों में मातम छाया है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनके लापता बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन आज वो उम्मीद खत्म हो गई। दूसरी तरफ मयंक विक्रम को बताता है कि जिस दिन निशा गायब हुई उस दिन जग्गी वहीं पर मौजूद था, जबकि महेंद्र की लोकेशन के हिसाब से वो चंडीगढ़ में था, और जिस दिन ये बच्चा गायब हुआ उस दिन भी जग्गी वहीं पर मौजूद था और उस दिन महेंद्र की लोकेशन जयपुर में थी। हमें पायल की रिपोर्ट से पता चला है कि वो पार्ट टाइम कॉल गर्ल का काम करती थी और उसकी लास्ट लोकेशन महेंद्र के घर के आसपास की थी। फिर मयंक जग्गी के पास जाता है और कहता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन अब ये मोर नाचेगा भी और हगेगा भी, बता उन बच्चों को क्यों मारा। लेकिन जग्गी बार बार एक ही बात दोहराता है, मैंने किसी को नहीं मारा। फिर मयंक जग्गी की खूब सेवा करता है ताकि वो सारे राज उगल दे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो राज उगलता है या नहीं। 4th एपिसोड में हम देखते हैं काफी देर सेवा होने के बाद भी जब जग्गी अपनी जुबान नहीं खोलता तो मयंक गुस्से से पागल हो जाता है। फिर हवलदार भाग कर जाता है और विक्रम सर को बुला कर लाता है। फिर विक्रम उसको होश में आने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जाओ, इसको मैं खुद देख लूंगा। फिर विक्रम जग्गी को चेयर पर बिठाता है और दोनों हवलदार को चाय लाने के लिए भेज देता है। फिर वो जग्गी से पूछता है कि महेंद्र ने ये काम तुमसे ही क्यों करवाया। ये बात सुनकर जग्गी रोने लगता है और कहता है कि मेरे साहब ने कुछ नहीं करवाया, ये सब मैंने खुद किया है। फिर विक्रम पूछता है कि जुर्म कबूल करने के लिए क्या तुमको किसी ने धमकाया है या फिर तुम्हें किसी ने पैसे दिए हैं। जग्गी कहता है, मैं ये जुर्म अपनी मर्जी से कबूल कर रहा हूँ। फिर विक्रम के जाने के बाद जग्गी हवलदार को कहता है कि मुझे गोश्त खाना है। फिर हवलदार के डांटने पर जग्गी कहता है, चावल ही मंगवा दो। फिर हवलदार उसके लिए चावल लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब जग्गी खाना खा रहा था तो विक्रम मयंक को कहता है कि ये बहुत ही जल्दी मान गया, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। फिर खाना खाने के बाद जग्गी की वीडियोग्राफी की जाती है। जग्गी कैमरे के सामने कबूल करता है कि मैंने ही 17 लोगों को मारा है। फिर जग्गी को उन सभी विक्टिम्स की तस्वीरें दिखाई जाती है जिन जिन को उसने मारा था और पूछा जाता है कि क्या ये वही लोग हैं जिनको तुमने मारा था। जग्गी कहता है, बस यही थे। फिर वो बताता है कि सबसे पहले मैंने पायल को मारा था। उस रात साहब के रूम से निकलकर वो मेरे पास अपने पैसे लेने आई। फिर मैंने उसको उसके पैसे दे दिए और कहा कि एक बार मेरे साथ भी कर ले, मैं तुझे और पैसे दूंगा। लेकिन वो मुझ पर हंसने लगी और बोली कि तेरे साथ कौन करेगा। फिर मैंने उसको धमकी दी कि अगर तू ज्यादा भाव खाएगी तो अगली बार से मैं तुझे कभी नहीं बुलाऊंगा। लेकिन वो तो उल्टा मेरे सर पर चढ़ने लगी और बोली कि बाथरूम में जा और सो जा। ये बात सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया और मेरे बार बार फोर्स करने पर वो मान भी गई। फिर मैंने उसे कहा कि जैसे तू साहब के कमरे में आवाजें निकाल रही थी वैसे ही आवाजें निकाल, मुझे अच्छा लगता है। फिर वो बोली कि कुछ करोगे तभी तो आवाज निकलेगी। उसके बाद वो मुझे बॉडी शेम करने लगी। साहब, फिर मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने चाकू के जोर पर उसके साथ मजे करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। फिर मैंने गाली देकर उसे भगा दिया, लेकिन वो चुपचाप जाने की बजाय मुझे नपुंसक बोलकर गई। फिर मैंने उसको मार दिया, बल्कि मारा ही नहीं, बेरहमी से मारा। अब समस्या ये थी कि उसको ठिकाने कहाँ लगाऊं। फिर मैं उसको नीचे लेकर गया और वहां जाकर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद मैंने उसके सभी पार्ट्स अलग अलग थैलियों में डाल दिए और उस सारी जगह को अच्छे से साफ कर दिया। फिर मैं उन थैलियों को घर के पीछे वाले नाले में फेंकने के लिए गया, लेकिन वहां से एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी, इसलिए मैं वो सारा सामान वापिस से नीचे ले आया और फ्रिज में रख दिया ताकि उसमें से बदबू ना आ जाए। फिर मैंने देखा कि फर्श पर दोबारा से खून के निशान पड़ गए हैं, इसलिए मैं दोबारा से फर्श साफ करने लगा, लेकिन तभी वहां पर साहब आ गए। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे साहब ने वहां पर आकर क्या किया।
5th एपिसोड में हम देखते हैं जग्गी बताता है, जब मैं फर्श साफ कर रहा था तो ठीक उसी समय साहब आ गए और पूछने लगे कि ये खून कैसा है। फिर मैं बोला साहब टोमेटो केचप गिर गई थी, मैं बस वही साफ कर रहा हूँ। फिर जाते जाते साहब बोले कि कल जो लड़की बुलाई थी उसको दोबारा मत बुलाना, बड़ी ही घटिया क्वालिटी की लड़की थी। फिर साहब बोले जा जल्दी से नाश्ता लेकर आ। फिर ये स्टोरी पूरी होने के बाद विक्रम जग्गी से पूछता है कि क्या तूने उस समय शराब पी हुई थी। जग्गी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता बल्कि अपने लिए पानी मांगता है। फिर विक्रम पूछता है सिगरेट पियोगे? जग्गी कहता है नहीं साहब, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। फिर विक्रम पूछता है कि पायल के बाद किसको मारा? जग्गी बताता है रूपा को। मैंने उसको मजे के लिए बुलाया था लेकिन वो बहुत ही शोर कर रही थी और साहब मुझे ज्यादा शोर पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। फिर विक्रम उसकी कुटाई करता है और कहता है साले कभी लड़की को आवाज ना करने की वजह से मार देता है और कभी ज्यादा आवाज करने की वजह से। फिर जग्गी रोते हुए कहता है साहब जब मैं ये काम करता हूँ तो मुझे होश नहीं रहता, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा पावर आ गई है। फिर खून करने में बहुत मजा आता है साहब, लेकिन साहब काम खत्म होने के बाद जब होश आता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। ये बात सुनकर विक्रम उसके कान के नीचे 2-4 और लगाता है। फिर वो हवलदार को जग्गी का हुलिया सुधारने के लिए कहता है और अपना अगला सवाल पूछता है कि रूपा के बाद किसको अपना शिकार बनाया। जग्गी कहता है साहब और कुछ भी याद नहीं। फिर विक्रम कहता है कि अब मैं तुझे ऐसी जगह से कुल्फी खिलाऊंगा जिसके बाद तुझे सबके नाम और उनकी मौत का समय और चीखने के सभी पल सब कुछ याद आने लगेंगे। फिर विक्रम हवलदार को कहता है कि इतनी सारी कुल्फी डालो कि एक पिघलने से पहले दूसरी अंदर हो और जब इसको सब कुछ याद आ जाए तो मुझे बता देना। अगले सीन में हम देखते हैं जग्गी के पिता को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। उसके पिता कहते हैं कि मेरा बेटा जग्गी बहुत ही सीधा है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मुझे यकीन है कि उसको फंसाया जा रहा है। फिर जब जग्गी की वाइफ से पूछताछ की जाती है तो वो कहती है कि जग्गी तो जानवर से भी बदतर है, अगर आप उस दिन सही समय पर नहीं आते तो वो मेरी जान भी ले लेता, क्योंकि उस दिन वो मुझे बोला कि तू लाश बनकर लेट जा, जब मैं तुझसे मजे करूँ तो सांस भी मत लेना, लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा तो मैंने सांस ले लिया। फिर वो मुझे डांटने लगा और पीटने भी लगा। फिर जब आप लोगों ने वहां पर आकर दरवाजा खटखटाया तब जाकर मेरी जान बची। ये बात बताकर वो रोने लगती है। फिर विक्रम पूछता है क्या तुम कोर्ट में गवाही दोगी? वो कहती है नहीं, वरना मुझे उसका बाप घर से निकाल देगा। फिर विक्रम अपना फोन उठाकर पीछे खड़ी कांस्टेबल को देता है और कहता है कि इसमें वॉइस नोट है, इसे हमारे कंप्यूटर में डलवाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कमिश्नर साहब विक्रम को लेकर होम मिनिस्टर के पास जाते हैं। विक्रम बताता है कि सर उसने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसने बड़ी ही आसानी से जुर्म कबूल कर लिए। मुझे तो लगता है कि या तो वो अपने मालिक को बचा रहा है या फिर उसके ऊपर किसी और बड़े आदमी का हाथ है जो अभी तक हमारी पहुंच से दूर है। होम मिनिस्टर कहते हैं तो अब मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? विक्रम कहता है सर मैं उन दोनों का नार्को टेस्ट करवाना चाहता हूँ। फिर मिनिस्टर कहता है तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कुछ भी बड़ा पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना। फिर महेंद्र ओबरॉय से नार्को टेस्ट की परमिशन पेपर पर साइन करवाने के लिए उसकी ही फैमिली को भेजा जाता है। पहले तो महेंद्र मना कर देता है, लेकिन जब उसका बेटा समझाता है कि जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर आपको कैसा डर, तो ये बात सुनकर महेंद्र पेपर पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ अपनी वकील की हाजिरी में जग्गी से भी पेपर्स पर साइन करवा लिए जाते हैं। फिर पहले महेंद्र का नार्को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जग्गी का। बेहोश करने के बाद डॉक्टर महेंद्र से सवाल करता है कि तुम्हारे घर से वो खून से सने हुए कपड़े किसके थे? महेंद्र कहता है मुझे नहीं पता। फिर डॉक्टर पूछता है क्या तुम्हें पायल याद है? यही सवाल जब जग्गी से किया जाता है तो जग्गी कहता है कि मैंने उसके टुकड़े कर दिए थे। डॉक्टर पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लगा? जग्गी कहता है ये काम तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। फिर जग्गी से रूपा के बारे में पूछा जाता है। जग्गी कहता है मैंने उसको मारने के बाद उसके साथ बहुत मजे किए। उस दिन जाकर मुझे पता चला कि मैं नपुंसक नहीं हूँ, मुझ में भी मर्दानगी है, बस गड़बड़ ये है कि मुझे साथ ही मजे करने में मजा आता है। फिर डॉक्टर पूछती है कि तुम लड़कियों को कब से उठाने लग गए? जग्गी कहता है एक दिन मैं प्रेस करवाने के लिए गया, तभी वहाँ प्रेस वाले की पत्नी आई और उसके साथ में उसकी बेटी भी थी। शायद वो उसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। मुझे वो लड़की बहुत ही प्यारी लगी। फिर मैंने उसको कहा कि अगली बार मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। फिर रात को मैं उसको बैलून्स का लालच देकर अपने घर ले आया और फिर उसके साथ भी वही सब किया। ये बात सुनकर कंपाउंडर कहता है कि मेरा जी तो करता है कि मैं इसको यहीं पर मार डालूं, लेकिन डॉक्टर कहती है कि किसी को भी पनिशमेंट देना हमारा काम नहीं है। फिर जग्गी बताता है कि मैंने लॉलीपॉप का लालच देकर एक लड़की को और उठा लिया और फिर उसको साथ अपने घर ले गया। उस लड़की की माँ ने उसको बहुत ढूंढा,
लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। मैं उसको बेहोश करके अपने साथ पोटली में बांध कर ले आया। फिर डॉक्टर उससे अगला सवाल करती है कि अगर तुम धड़ को फेंकते नहीं थे तो फिर तुम उसका क्या करते थे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि वो धड़ का क्या किया करता था। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं डॉक्टर जग्गी से पूछती है कि तुम धड़ का क्या किया करते थे। फिर जग्गी बताता है कि एक दिन मैं लड़की समझकर किसी लड़के को ही उठा कर ले गया। जब मुझे पता चला कि वो मेरे काम का नहीं है तो मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैं उसको मार कर खा गया। फिर जब ये खबर बाहर फैलती है तो लोगों के अंदर रोष पैदा हो जाता है और वो महेंद्र के बंगले में घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मयंक और विक्रम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब तो हमारे पास सबूत भी हैं और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी, अब हमें और क्या चाहिए। फिर कमिश्नर साहब कहते हैं कि अब हमें एक चश्मदीद गवाह चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। फिर विक्रम पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर पंचनामा चेक करने लगता है। फिर जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर सिगरेट पीने के लिए जाता है तो मयंक को कहता है कि अगर जग्गी ने पायल को बंगले के अंदर मारा है तो जरूर उसका फोन भी वहीं कहीं पर होगा। मयंक कहता है कि वो तो बोल रहा था कि मैंने फोन फेंक दिया, लेकिन विक्रम कहता है कि पायल के फोन का IMI नंबर पता करके सर्विलेंस में डालो और पता करो कि अभी वो फोन इस्तेमाल में है या नहीं। फिर शाम को ही पुलिस वाले एक खालिम नाम के ऑटो ड्राइवर को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो मोबाइल उसी के पास यूज हो रहा था। फिर मयंक उसको जेल में लेकर जाता है और जग्गी को पहचानने के लिए कहता है। खालिम कहता है साहब यही है वो आदमी जिससे मैंने ये फोन खरीदा था। इसने मुझे झूठी कहानी बताई कि इसके साहब ने इसको नया फोन दिलवाया है, इसीलिए ये अपना पुराना फोन बेच रहा है। साहब इसको छोड़ना मत, मैं इसके खिलाफ खुद गवाही दूंगा। अब 15 दिन पूरे हो जाते हैं और कोर्ट में फिर से इस केस की सुनवाई होती है। महेंद्र ओबरॉय का वकील कहता है कि अगर पायल की हत्या का मामला छोड़ दें तो महेंद्र ओबरॉय किसी भी हत्या के समय क्राइम सीन पर मौजूद ही नहीं था। SIT ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके बिहाफ पर और नार्को टेस्ट में जो जग्गी ने जुर्म कबूल किया है उसके बिहाफ पर, और इसके अलावा जग्गी ने जिस ऑटो ड्राइवर को पायल का फोन बेचा उसकी भी गवाही के बिहाफ पर यह साबित होता है कि जग्गी ने ही 17 हत्याएं की है और न केवल हत्याएं की बल्कि उनको मारने के साथ उनके साथ गलत काम भी किया, और यही नहीं उनका मांस भी खाया। हम सब जग्गी की फांसी की सजा की मांग करते हैं ताकि इस न्याय व्यवस्था पर देश का विश्वास बना रहे और विक्टिम के परिवार वालों को भी इंसाफ मिल सके। तभी ह्यूमन राइट्स की वकील शीला कहती है कि अगर हम लोग गरीबों का केस नहीं लड़ते तो अब तक SIT वाले ना जाने कितने ही बेगुनाहों की आवाज दबा चुके होते। SIT के मुताबिक जिस हथियार का प्रयोग जग्गी ने किया है वो हथियार उसको फंसाने के लिए वहां पर रखा भी तो जा सकता है। जग्गी को हिरासत में लेकर उसके नकली फिंगरप्रिंट्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। जग्गी ने खुद बताया है कि SIT ने ये सारी बातें उसको डरा धमकाकर बुलवाई है और मान लिया कि ये सारे सबूत सही भी हैं तो भी कोर्ट उसको सजा नहीं दे सकती क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक उसकी मानसिक हालत सही नहीं है, क्योंकि जग्गी नेक्रोफिलिया नाम के एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है जिसकी रिपोर्ट हम ऑलरेडी सबमिट करवा चुके हैं। जग्गी को सजा की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। हमारे देश के कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी अपनी दिमागी हालत सही न होने पर कोई गुनाह करता है तो उसको सजा नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। फिर बारी आती है SIT के वकील की। वो कहते हैं कि मैं तो इन दोनों वकीलों की दलील सुनकर हैरान हूँ। महेंद्र ओबरॉय का वकील कहता है कि वो बेगुनाह है और जग्गी की वकील कहती है कि उसने अपनी मानसिक स्थिति सही न होने के कारण ये सारे जुर्म किए हैं। 17 लोगों को मारकर उनके साथ गलत काम करना और फिर उनका मांस खाना, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उसको सजा ना दे। वाह, चलो इन दोनों वकीलों की बात मान भी लेते हैं, लेकिन पीछे बैठे उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। फिर जज साहिबा फैसला सुनाती है कि महेंद्र ओबरॉय के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण फैसला उनके पक्ष में जा सकता है, लेकिन जग्गी ने जो कुछ भी किया, उसने जिस को भी मारा और मारने के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की, उसके बिहाफ पर उसे पागल करार नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले जग्गी और महेंद्र ओबरॉय एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे उनके बीच में कोई डील हुई हो। फिर पायल का बाप महेंद्र को कहता है कि तू यहाँ की अदालत में तो बच गया, लेकिन ऊपर वाले की अदालत से कभी नहीं बच सकता। फिर पुलिस वाले उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद विक्रम रिटायर हो जाता है। फिर एक दिन जब वो अपनी बेटी के साथ टीवी देख रहा था तो टीवी में न्यूज आती है कि कल सुबह जग्गी को 17 लोगों की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा दी जाएगी।
फिर विक्रम की बेटी उसे कहती है कि आपने इस केस में अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन फांसी देने से पहले जग्गी को नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उसको खाना खिलाकर फांसी देने के लिए ले जाते हैं, लेकिन ऐन मौके पर वहां पर ह्यूमन राइट्स की वकील शीला आ जाती है और जग्गी की फांसी रुकवा देती है। वो ये ऑर्डर जज से लेकर आई थी, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक जग्गी ने 17 कत्ल किए थे, जबकि पुलिस को 13 लोगों के ही अवशेष मिले थे। 4 लोगों के अवशेष अब तक नहीं मिल पाए, इसलिए जग्गी को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर उसको पहले ही फांसी हो गई तो बाकी के अवशेष कभी भी नहीं मिलेंगे। और हो सकता है कि इसमें उसके साथ कोई और भी मिला हो, या उसने ये काम किसी के कहने पर किया हो, और जग्गी के मरने के बाद उस शख्स का नाम कभी भी पता नहीं चल पाएगा। फिर जैसे ही जज ने फांसी रोकने के ऑर्डर दिए, वो उन ऑर्डर्स को लेकर फांसी रुकवाने के लिए पहुंच गई। ये सो कॉल्ड एनजीओ के वकील पैसों की खातिर ऐसे खतरनाक मुजरिमों को भी बचाने चले आते हैं। तभी हम देखते हैं कि विक्रम की बेटी विक्रम से पूछती है कि ये जो जग्गी है ये लोगों का मांस खुद ही खाता था या फिर दूसरों को भी खिलाता था। विक्रम कहता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कभी भी सामने नहीं आते। लास्ट सीन में हमें इस कहानी की सच्चाई दिखाई जाती है। एक दिन महेंद्र ओबरॉय के घर में पार्टी चल रही थी, तभी खाने में गोश्त कम पड़ जाता है, इसलिए जग्गी गोश्त वाले को फोन करता है और उससे 2 किलो गोश्त की डिमांड करता है, लेकिन गोश्त वाला कहता है कि इतनी रात को तो हो नहीं पाएगा। फिर जग्गी अपना दिमाग चलाता है और कहता है सालो, अब तुम जितना गोश्त खा सकते हो खाओ, मैं तुम्हें उतना ही गोश्त खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास नीचे फ्रिज में गोश्त ही गोश्त पड़ा है। फिर वो उसी को बनाकर पार्टी में आए सभी लोगों को खिला देता है। बेचारी पायल 5000 कमाने के चक्कर में इस घर में आई थी और अब सबकी भूख मिटा रही है। तो दोस्तों, ये थी निठारी हत्याकांड की सच्चाई। इतने सारे कत्ल करने वाला जग्गी आज भी जिंदा है, सो कॉल्ड इंसानियत के रखवालों की वजह से, और जेल में मजे की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसकी फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। दोस्तों, निठारी हत्याकांड में जो मुख्य दोषी था उसका नाम था सुरेंद्र कोहली, जिसका रोल जग्गी ने अदा किया, और महेंद्र ओबरॉय ने मनिंदर सिंह पंधेर का रोल अदा किया, जिसको 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय।